हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 7 की, यानी पॉवर्टी इन इंडिया। तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं पॉवर्टी, कैटेगरीज ऑफ पुअर पीपल, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी, एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी एंड कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज पॉवर्टी, कि पॉवर्टी क्या है। इट रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। जब कोई आदमी एक ऐसी स्टेट में होता है जब वो अपनी मिनिमम बेसिक नीड्स, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पूरा नहीं कर पाता, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने में असक्षम होता है, उसे हम पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है। पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करते वक्त एक फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, ये सारे इन चीज़ों का मिनिमम लेवल जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है। और अगर किसी पर्सन के पास इन बेसिक नीड्स, कौन कौन सी बेसिक नीड्स, जैसे फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट, इन सारी बेसिक नीड्स की कमी होती है तो उस इंसान को हम पुअर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पॉवर्टी इज नॉर्मली डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी जो है वो पॉवर्टी लाइन की हेल्प से डिफाइन की जाती है, पता लग पाता है किसकी वजह से, पॉवर्टी लाइन की वजह से। हम जो हैं लोगों को एक फिक्स लेवल पे डिवाइड करते हैं। ठीक है। और वो फिक्स लेवल होता है इनकम का, इस इनकम के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है। ये जो कट ऑफ पॉइंट है हमारा, ये हमारी पॉवर्टी लाइन है, और जो लोग इस पॉवर्टी लाइन से अबव होते हैं उसे हम नॉन पुअर कहते हैं, और जो लोग इस पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं उन्हें हम पुअर कहते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है कि उतने पुअर पीपल, ठीक है, उतने गरीब लोग जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेड काउंट रेशियो। व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। जब पुअर लोगों को एस्टिमेट किया जाता है अपनी पॉवर्टी लाइन को जो भी मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं उसके प्रोपोर्शन के बेसिस पे, तो उसे हम हेड काउंट रेशियो कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएनडीपी के बारे में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के। ये क्या कहता है पॉवर्टी के बारे में, इसकी क्या राय है पॉवर्टी के बारे में, ठीक है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। It has defined income poverty as lack of necessities of material well-being and human poverty as denial of opportunity for living a tolerable life। ठीक है, कि यूएनडीपी क्या कहता है, यूएनडीपी कहता है कि अगर किसी पर्सन के पास कोई बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, उसकी कमी है, तो भी वो पुअर है। एंड ह्यूमन पॉवर्टी एज डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर लिविंग अ टॉलरेबल लाइफ। ठीक है, कि और जो लोग जिनके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिन्हें मौका मिलता है काम करने का, वो फिर भी काम नहीं करते, गरीब बन के जिंदगी जीते हैं, तो उसे भी हम पॉवर्टी कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कोई भिखारी है, ठीक है, उसके हाथ पैर ठीक होते हैं, ठीक है, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जो है आगे काम करे, कोई भी काम करे, चाहे चाहे लेबर का करे, जो भी मतलब उसकी जिस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो काम करे। ठीक है। लेकिन वो नहीं करते, उन्हें प्रेफर क्या करते हैं, वो भीख मांगना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इससे बढ़िया। ठीक है। तो ये क्या है, वो किसी अपॉर्चुनिटी को डिनाई तो कर रहे हैं, मनाई तो कर रहे हैं। ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है, पॉवर्टी। क्या यूएनडीपी ने क्या बताया, पॉवर्टी क्या है, कि अगर किसी इंसान के पास नेसेसिटी की कमी है, बेसिक ज़रूरतों की कमी है, वो भी गरीब है। और वो इंसान जो अपने पास आए मौके को ठुकराता है, ठीक है, अपने पास आए मौके को यूज़ नहीं करता, वो भी गरीब है। ओके। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, कि पुअर पीपल को तीन कैटेगरीज में बांटा हुआ है, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर एंड नेवर पुअर। क्रॉनिक पुअर भी हमारे दो तरह के होते हैं, जो हमेशा पुअर रहते हैं, या फिर जो यूजुअली पुअर, यूजुअली मीन्स कभी कभी जो पुअर रहते हैं। यूजुअली पुअर्स में समटाइम्स हैव अ लिटिल मोर इनकम, फॉर एग्जांपल कैजुअल लेबर, लैंडलेस वर्कर्स। ठीक है, कि यूजुअल पुअर्स जो होते हैं उनके पास कभी कभार थोड़ी बहुत इनकम आ जाती है। ठीक है। और ऑलवेज पुअर मीन्स हमेशा ही जो पुअर रहते हैं। अब नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर भी हमारे दो तरह के होते हैं, चर्निंग पुअर एंड ओकेजनल पुअर।
चर्निंग पुअर वो पुअर होते हैं जो या तो कभी गरीब हो जाते हैं या फिर कभी गरीबी से बाहर हो जाते हैं, तो वो हमारे चर्निंग पुअर्स होते हैं। और ओकेजनली पुअर वो होते हैं जो ज़्यादातर समय तो रिच रहते हैं, लेकिन कभी कभार उनकी ज़िंदगी में बुरा वक्त भी आ जाता है, ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जब उनके पास बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए भी कोई भी सामान नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी नेवर पुअर। नेवर पुअर वो लोग होते हैं जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होते हैं। नेवर पुअर मीन्स जो कभी पुअर नहीं होते। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो हमारे पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी की। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी की। तो पहला पॉइंट है, इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। ठीक है, कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, यानी कि जब हमारा इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले दादा भाई नारोजी एक पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। ठीक है, he used the menu for a prisoner to find out so-called jail cost of living to arrive the poverty line। ठीक है, उन्होंने प्रिजनर के बेसिस पे, मतलब प्रिजनर जो थे उनका यूज करके उन्होंने पॉवर्टी लाइन तक पहुंचे थे, और इसीलिए उन्होंने अपने मेथड को जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कहा था। अब अब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया मीन्स जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया था, तो तब क्या हुआ था, द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड अ स्टडी ग्रुप इन 1962। प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप बनाया 1962 में, ताकि वो पॉवर्टी लाइन के बारे में पता कर सके। फिर 1979 में टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन वॉज कंस्टिट्यूटेड। ठीक है, कि ये टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन ये कॉन्स्टिट्यूट करा गया, ये बनाया गया। उसके बाद 1989 और 2005 में एक्सपर्ट ग्रुप्स वर कंस्टिट्यूटेड फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, और इसी सेम पर्पस के लिए यानी पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए कुछ एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप जो है वो भी बनाया गया। अब इनकम और कंजप्शन, ये भी दो हमारे मेन मेजर थे पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। ठीक है, लेकिन इनकम जो थी हमारी बार बार फ्लक्चुएट करती रहती थी, मीन्स फ्लक्चुएट मीन्स कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंज होती रहती थी कंजप्शन से ज़्यादा। ठीक है, अब ऐसा होता है ना, कंज्यूम तो हम उतना ही करते हैं, पर ऐसा होता है कि कभी हमारी इनकम बढ़ जाती है, कभी हमारी इनकम कम हो जाती है, वो सिचुएशन के हिसाब से होती है। ठीक है, तो कंजप्शन इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल, सॉरी यहाँ स्टेबल आएगा, कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल, इट इज मेंटेन थ्रू सेविंग एंड डिसेविंग। कंजप्शन जो है वो हमारी मोर स्टेबल मानी गई, मीन्स कि हम कंज्यूम जो, चाहे हमारी इनकम बढ़ जाए चाहे घट जाए, हम कंज्यूम तो उतना ही करेंगे। ठीक है, तो ये जो है सेविंग और डिसेविंग से मेजर की जाने लगी। इनकम और कंजप्शन की, कितनी आपकी इनकम आ रही है और कितना आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, कितना आप उस इनकम को यूज कर रहे हो। मान लो आपकी इनकम आई 1000 रुपये, ठीक है, और आपने कंज्यूम करे 400 रुपये। ठीक है, तो आपके 600 रुपये जो है वो हमारी क्या हो गई, सेविंग। द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन इज कॉल्ड सेविंग। ठीक है, कि इनकम और कंजप्शन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम सेविंग कहते हैं। सेविंग जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1000 रुपये मेरे पास आए, मैंने 400 रुपये यूज करे और 600 रुपये बचा लिए, तो पॉजिटिव हो गई। अब मान लीजिए 1000 रुपये मेरे पास इनकम आई और मैंने कंज्यूम कर ली 1200 रुपये, मतलब मेरी इनकम से ज़्यादा कंजप्शन हो गई, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव सेविंग को ही हम क्या कहते हैं, डिस सेविंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में। प्लानिंग कमीशन हैज़ फिक्स द डेली मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल at 2400 calories for rural areas and 2100 calories for urban area। अब हमारे प्लानिंग कमीशन ने क्या कर रखा है, उन्होंने एक मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रख रखी है कि लोग जो है कितना न्यूट्रिशन जो है रोज लेते हैं। तो रूरल एरियाज के लिए 2400 कैलोरीज कर रखा है और अर्बन एरियाज के लिए 2100 कैलोरीज कर रखा है। अब आप सोचोगे कि भाई इनकी कैलोरीज में इतना डिफरेंस क्यों है, रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज क्यों है, क्योंकि
जो रूरल एरियाज हैं उनमें लोग जो हैं वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो उनको जो है न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए उनको 2400 कैलोरीज दे रखी है। और अर्बन एरियाज में क्योंकि लोग फिजिकल काम ज़्यादा नहीं करते, इसलिए उनको 2100 कैलोरीज दे रखी है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी की। तो हमारी दो तरह की पॉवर्टी होती हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है कि कितने पुअर पीपल हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल, कि कितने पुअर पीपल हैं वहाँ पर। रिलेटिव पॉवर्टी होता है कि दूसरे के कंपैरिजन में कितनी पॉवर्टी है। इस रिलेटिव पॉवर्टी को हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो भाई हैं, ठीक है। एक भाई अमीर है और एक भाई थोड़ा सा गरीब है, ठीक है। तो वो भाई जो है, जो गरीब है, वो उसके कंपैरिजन में वो पुअर है थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी, यानी कि कंपैरिजन में, लोगों के कंपैरिजन में, रीजन के कंपैरिजन में, नेशन के कंपैरिजन में पॉवर्टी का कंपैरिजन करना, ठीक है। अब दो लोग हैं, दो लोग में से जो अमीर है एक गरीब है, ठीक है। तो जो गरीब है वो किससे किससे गरीब है, अमीर वाले से। तो ऐसे में कंपैरिजन करना, ये हमारी रिलेटिव पॉवर्टी होती है, ठीक है। रीजन वाइज देखते हैं, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र जो है वो डेवलप्ड है, पुअर नहीं है मीन्स इतना, और हमारा बिहार थोड़ा सा पुअर है, ठीक है। तो इसीलिए ये रीजन वाइज मतलब रिलेटिवली रिलेट करना, एक दूसरे से कंपेयर करना, वो हमारी रिलेटिव पॉवर्टी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस। इट इज मोस्ट कॉमन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां पर पुअर पीपल जो है वो ज्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। और रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो हर जगह होती है, ठीक है। ये कंट्री से कंट्री, रीजन से रीजन, पीपल टू पीपल वेरी करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो इट रेफर्स टू मिनिमम नीड्स डिटरमाइंड फॉर पॉवर्टी। इसमें क्या होता है कि पॉवर्टी को डिटरमाइन करने के लिए मिनिमम नीड्स देखी जाती हैं, ठीक है, कि क्या वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्राइटेरिया क्या होता है, इट रेफर्स टू डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, के किसके पास कितनी इनकम है, ठीक है। अब कोई इंसान अमीर कैसा होगा अगर उसकी इनकम ज्यादा है, ठीक है। गरीब कैसे होगा कि उसकी इनकम कम है, तभी तो रिलेटिवली पुअर होंगे। तो ये जो है इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिस्पैरिटी, जो भी अ, अंतर होता है वो देखा जाता है, ठीक है। अब है बात करते हैं मेजरमेंट की। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी मेजर्ड ऑन टू बेसिस। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो दो बेसिस पे मेजर की जाती है। पहले बेसिस है कैलोरीज इनटेक, कितना कैलोरी जो है इंसान ले रहा है। और नेक्स्ट है मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि मंथली कंज्यूम करने के लिए कितना खर्चा कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, उसके बेसिस पे ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट है इट कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन एंड अर्निंग क्राइटेरिया इन द फॉर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी भी दो तरह से मेजर की जा सकती है, कंपैरिजन करके या फिर अर्निंग क्राइटेरिया देख के, ठीक है। तो इन दो तरीके से हमारी पॉवर्टी देखी जा सकती है। अब हम बेसिकली बात करेंगे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में डिस्टिंक्शन क्यों होता है, क्यों ज़रूरी होता है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हेल्प्स टू मेजर द नंबर ऑफ पुअर पीपल, क्योंकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो हमें पुअर पीपल कितने हैं उसे जानने में हेल्प करती है। और रिलेटिव पॉवर्टी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। और रिलेटिव पॉवर्टी हमारी जो है वो इन मतलब इनकम में कितनी इनइक्वालिटी है, किसकी इनकम ज़्यादा है किसकी कम है, इस इनइक्वालिटी को समझने में हेल्प करती है, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो अब हम बात करेंगे एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कि इंडिया में पॉवर्टी का कितना एस्टिमेट है, ठीक है। द ऑफिशियल डेटा ऑन पॉवर्टी इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक बाय द प्लानिंग कमीशन, कि जो प्लानिंग कमीशन होता है वही बताता है कि पॉवर्टी का क्या क्या डेटा है उसको, ठीक है। पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डेटा कलेक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। कि जो कितना मतलब हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंजप्शन पे कितना खर्चा हो रहा है, वो हमें कौन बताता है, हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यानी हमारा NSSO, ठीक है। जो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हमारी
हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो 1973 से 74 में 321 मिलियन तक बढ़ गई थी। उसके बाद 2004 से 5 में 407 मिलियन तक बढ़ गई थी। उसके बाद 2011 से 12 में ये ग्रेजुअली अपने आप ही डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी और कहाँ तक पहुँच गई थी, 269.8 मिलियंस तक। इससे पता चलता है कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी पहले बढ़ी थी, उसके बाद अब धीरे धीरे कम हो रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम में सरकार जो है वो इतने इनिशिएटिव्स डेवलप कर दे कि जो है पॉवर्टी रहे ही ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपेबिलिटी मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। तो कैपेबिलिटी मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी जो है वो एक अलग मेजर है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। इसमें होता है कि अंडरवेट चिल्ड्रन कितने हैं, 5 इयर्स ऑफ एज से नीचे अंडरवेट चिल्ड्रन कितने हैं, हेल्थ थ्रेटनिंग बर्थ रेशियो और फीमेल इलिटरेसी रेशियो, इन सब के रेशियो को मिला के हमारा जो है हम क्या मेजर करते हैं, पॉवर्टी मेजर करते हैं। और इस मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के। पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज है, किन कारणों से हमारी पॉवर्टी जो है वो होती है। सो पॉवर्टी हमारी बेसिकली 3 फैक्टर से होती है। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं करेगी तो अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे दे पाएगी, और अगर डेवलप करेगी तभी तो लेबर चाहिए होंगे उसे, तभी तो डेवलप कर पाएगी। ठीक है, तो एक तो ये मेन कॉज हो गया। नेक्स्ट है एक्सट्रीम इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड एसेट्स। अब इनकम और एसेट्स की बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी, किसी के पास बहुत ज़्यादा इनकम आती है, किसी के पास बहुत कम आती है, किसी के पास ज़्यादा एसेट्स हैं, ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, और किसी के पास बहुत कम। तो इस इनइक्वालिटी की वजह से भी पॉवर्टी है। तीसरा है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कि ये जो पुअर पीपल हैं इसमें क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हमारे और भी अलग अलग फैक्टर्स हैं पॉवर्टी के, वो हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, राइजेस इन प्राइस, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल कॉजेज एंड पॉलिटिकल कॉजेज। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब विशियस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी मीन्स कि एक बहुत ही बुरा सर्कल पॉवर्टी का, मतलब हमारी कंट्री जो है वो गरीबी से बुरी तरह से कवर हो रखी है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉवर्टी जो है कॉज भी है और इफेक्ट भी है। ठीक है, पॉवर्टी जो है वो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा वर्स होती जा रही है, पुअर पीपल को बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही, तो ये जो है वो पॉवर्टी के इस भयंकर जाल में भी फंसते जा रहे हैं। तो यही है इस विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी में, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है राइजेज इन प्राइजेज। ठीक है, अब क्योंकि फूड ग्रेन्स के राइजेस बढ़ रहे हैं, प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बाकी और एसेंशियल गुड्स जो हैं उनकी प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं हायर रेट पे। ठीक है, तो इससे क्या है, पुअर लोग जो हैं उन पे बर्डन इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं उसी से पुअर पीपल पे इसका बर्डन भी इंक्रीज होता जा रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा इलिटरेसी। अब लिटरेसी की वजह से क्या है, इलिटरेसी की वजह से मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इंडियन फार्मर जो हैं विलेजेस में, उन्हें पता नहीं है कि कल्टीवेशंस के और नए मेथड आ गए, नए टूल्स और टेक्निक्स आ गए ताकि वो उसे इम्प्लीमेंट कर सके। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा क्या होता है, पहले तो हम पढ़ेंगे, आपको पता ही है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के 2 पार्ट हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा रिक्वायर होते हैं। मतलब मान लीजिए एक खेत को जोतने में अगर 10 लोग ज़रूरी हैं तो उसी काम को 20 लोग करेंगे, बल्कि ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा पार्ट यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, क्या जैसे कुछ क्रॉप सर्दियों में उगती हैं, कुछ गर्मियों में, तो अगर सर्दियों में की क्रॉप उगा रहे हैं तो गर्मियों में एकदम खाली बैठे रहेंगे, तो उस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट, और सॉरी अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट तो मिल रखा है पर आपकी इनकम जो है वो इतनी कम है कि आप जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कॉज है सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज हमारे हो गए जैसे कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, रिलीजियस फेथ एंड बिलीव, ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, कि भाई हमें तो गरीबी पहले से ही मिली है तो हम गरीब ही बने रहेंगे। इस तरह के कुछ सोशल कॉजेज हैं जिनकी वजह से भी पॉवर्टी अभी भी है। और लास्ट कॉजेज है हमारा पॉलिटिकल कॉजेज।
पॉलिटिकल कॉजेज क्या है हमारा, जैसे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट थी हमारी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज में काम नहीं करने दिया, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद भी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री हो गई थी तो वो जो है पुअर का इंटरेस्ट वापस नहीं ला पा रही थी इंडस्ट्रीज में, वो जो है अपने छोटे मोटे काम ही कर पा रहे। तो इन पॉलिटिकल कॉजेज की वजह से भी हमारी आज भी पॉवर्टी बनी हुई है, ठीक है। अब हमारे दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, मेजर टू रिमूव पॉवर्टी एंड गवर्नमेंट मेजर्स। तो इन दो मेजर्स को हम करेंगे अपने पार्ट 2 में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।